कभी सोचा है कि जब हम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा डेटा जाता कहाँ है? असल में ये सब एक डेटाबेस में महफूज होता है। आज के इस तज्जिए में हम इसी टेक्नोलॉजी के शानदार सफर पर नजर डालेंगे, यानी पुरानी फाइलिंग कैबिनेटों से लेकर उस ग्लोबल एआई तक जो आज हमारी दुनिया चला रही है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सवाल यह है कि जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो दुनिया भर की मालूमात को आखिर रखा कैसे जाता था? इस सवाल का जवाब ही हमें उस बुनियादी मसले तक ले जाता है जिसे हल करने के लिए डेटाबेस बनाए गए। ये सब कुछ एक एनालॉग दुनिया से शुरू हुआ था। 1950s की दहाई से पहले का दौर तस्वुर करें। अलमारियों में भरी फाइलें, मोटे मोटे रजिस्टर्स। फिर 50 की दहाई में पंच कार्ड्स आए और 60 की दहाई में मैग्नेटिक टेप्स। लेकिन ये सारे तरीके बहुत मेहनत तलब थे, इनमें गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी और जैसे जैसे डेटा बढ़ता ये तरीके नाकाम हो जाते। किसी एक फाइल को ढूंढने में शायद घंटे या दिन लग जाते थे। जब इब्तिदाई कंप्यूटर्स आए तो उन्होंने फ्लैट फाइल सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया। ये समझें कि ये पुराने कागजी निज़ाम का ही एक डिजिटल रूप था। डेटा को सादा टेक्स्ट फाइलों में एक सीधी तरतीब में रखा जाता था। लेकिन मसला अब भी वही था, एक ही डेटा बार बार लिखा जाता जिससे गलतियां होती, और अगर कोई चीज़ ढूंढनी होती तो पूरी फाइल को शुरू से आखिर तक पढ़ना पड़ता था। बहुत सुस्त और गैर मौसर। फिर आया 1960 का इशरा और यहाँ से चीज़ें दिलचस्प होना शुरू हुई। पहली बार हकीकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी डीबीएमएस बनाए गए। इनका मकसद डेटा के इस फैलाव में एक तरतीब लाना, एक ढांचा फराहम करना था। और इस तब्दीली की ज़रूरत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1966 में आईबीएम ने नासा के मशहूर ज़माना अपोलो प्रोग्राम के लिए आईएमएस बनाया। इस सिस्टम को रॉकेट के लाखों पुर्जों की तफसीलात का हिसाब रखना था, यानी चांद पर जाने के लिए सिर्फ एक ताकतवर रॉकेट ही नहीं बल्कि एक इनकलाबी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम भी ज़रूरी था। इस दौर में दो मॉडल्स बहुत मशहूर हुए। पहला था हायरार्किकल मॉडल। इसे एक खानदानी शजरे की तरह समझे, जहां हर चाइल्ड रिकॉर्ड का सिर्फ एक पेरेंट होता है। ये एक सख्त दरख्त जैसी साख्त थी। दूसरा था नेटवर्क मॉडल, जो ज्यादा लचकदार था। यहां एक चाइल्ड के कई पेरेंट्स हो सकते थे। इसने डेटा को तरतीब तो दी, लेकिन ये सिस्टम बहुत पेचीदा थे और प्रोग्रामर्स के लिए इनको इस्तेमाल करना काफी मुश्किल था। और फिर डेटा की दुनिया में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और आने वाली कई दहाइयों तक अपना सिक्का जमाया। 1970 में आईबीएम के एक रिसर्चर एडगर एफ कोड ने एक बहुत ही सादा लेकिन इनकलाबी ख्याल पेश किया। उन्होंने कहा कि क्यों ना डेटा को पेचीदा ढांचों के बजाय सादा टेबल्स में रखा जाए। इस ख्याल की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने डेटा की मंतिकी शक्ल को उसके फिजिकल स्टोरेज से बिल्कुल अलग कर दिया, जिससे सार्फिन को पेचीदा रास्तों से गुजरने की ज़रूरत नहीं रही। और ये रही इसकी एक बेहतरीन मिसाल। ये एक सादा रिलेशनल टेबल है, बिल्कुल एक आम सी स्प्रेडशीट की तरह, है ना? डाटा को कतारों और कॉलमों में तरतीब दिया गया है और मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में जोड़कर ताल्लुकात बनाए जाते हैं। कितना आसान, साफ और ताकतवर तरीका है। इस इनकलाब को अमली जामा पहनाने वाली ज़बान थी SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये वो ज़बान थी जिसने डेटा तक रसाई को सबके लिए आसान बना दिया। अब आपको कंप्यूटर को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि डेटा कैसे निकालना है, बल्कि सिर्फ ये बताना था कि कौन सा डेटा चाहिए। रिलेशनल डेटाबेस की कामयाबी का एक बड़ा राज एसिड खुसूसियात पर मबनी था। ये डेटा की सालमियत की ज़मानत देती हैं। पहला है एटोमिसिटी, यानी ट्रांजैक्शन या तो पूरी होगी या बिल्कुल नहीं होगी। फिर है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद डेटा दुरुस्त हालत में रहेगा। तीसरा है आइसोलेशन, यानी अगर दो ट्रांजैक्शंस एक साथ चल रही हैं तो वो एक दूसरे पर असर नहीं डालेंगी। और आखिर में ड्यूरेबिलिटी, यानी एक बार डेटा महफूज हो गया तो वो पक्का है। कई दहाइयों तक रिलेशनल मॉडल का राज रहा। फिर आया इंटरनेट, और इंटरनेट ने, जैसा कि उसकी आदत है, सब कुछ तोड़-फोड़ कर रख दिया। एक बिल्कुल नया मसला सामने आया, बेतहाशा गैर मुनज़्ज़म डेटा। ये चार्ट पूरी कहानी बयान कर रहा है। अचानक से हमारे पास तस्वीरों, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट्स और टेक्स्ट फाइलों का एक सैलाब आ गया। और ये नया डेटा, जो कल डेटा का तकरीबन 80% था, किसी भी साफ सुथरे टेबल में फिट ही नहीं हो रहा था। रिलेशनल डेटाबेस की सख्त साख्त और स्केल करने की महदूद सलाहियत इंटरनेट के इस बेतरतीब डेटा के समुंदर को संभाल नहीं पा रही थी, और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया NoSQL को, यानी नॉट ओनली SQL। ये ऐसे डेटाबेस थे जो लचक और बहुत बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बनाए गए थे।
और NoSQL कोई एक चीज नहीं है, इसकी कई किस्में हैं, हर एक अलग काम के लिए। जैसे डॉक्यूमेंट स्टोर्स जो डेटा को लचकदार डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं, की वैल्यू स्टोर्स जो बहुत सादा होते हैं, वाइड कॉलम स्टोर्स जो बहुत बड़े डेटा सेट्स के लिए बने हैं, और ग्राफ डेटाबेस जो डेटा के दरमियान ताल्लुकात पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। NoSQL की दुनिया में एक बहुत अहम उसूल काम करता है जिसे कैप थ्योरम कहते हैं। सादा लफ्जों में ये कहता है कि आप सब कुछ एक साथ हासिल नहीं कर सकते। आपको 3 चीज़ों में से 2 का इंतखाब करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी यानी हमेशा दुरुस्त डेटा, अवेलेबिलिटी यानी सिस्टम हमेशा दस्तयाब हो, और पार्टीशन टॉलरेंस यानी नेटवर्क में खराबी के बावजूद चलता रहे। तो जब नेटवर्क में कोई मसला आता है तो डेटाबेस को इंतखाब करना पड़ता है, या तो वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे या फिर फौरन जवाब दे, भले ही वो थोड़ा पुराना क्यों ना हो। तो अब हम आज के दौर में पहुंच गए हैं जहां असल चैलेंज ये है कि रिलेशनल डेटाबेस की मजबूती और NoSQL की लचक, इन दोनों जहानों की बेहतरीन चीजों को एक साथ कैसे मिलाया जाए। और इसका जवाब है डिस्ट्रीब्यूटेड SQL। ये वो जदीद डेटाबेस हैं जो SQL की ज़बान भी बोलते हैं और कंसिस्टेंसी की ज़मानत भी देते हैं, लेकिन बना इस तरह है कि NoSQL की तरह पूरी दुनिया में फैलकर काम कर सकते हैं। यानी दोनों की बेहतरीन खसूसियात एक जगह जमा हैं। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, आज हमारी जिंदगी के कई अहम हिस्से इसी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। आलमी बैंकों के लेन देन जो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते, ऑनलाइन गेमिंग जहां लाखों खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो रियल टाइम में अपने स्टॉक का हिसाब रखती हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक नई और बहुत बड़ी सरहद हमारे सामने है, और वो है जेनरेटिव AI। AI के उरूज ने डेटा को इस्तेमाल करने के लिए एक बिल्कुल नई किस्म के खुसूसी डेटाबेस की मांग पैदा कर दी है, और ये है वेक्टर डेटाबेस। ये डेटा को लफ्ज़ों या नंबरों के तौर पर नहीं, बल्कि रियाजियाती वेक्टर्स के तौर पर देखते और महफूज करते हैं। इससे AI मॉडल्स को सिर्फ कीवर्ड्स की बुनियाद पर नहीं, बल्कि लफ्ज़ों के पीछे छुपे मतलब और सियाको सबाक को समझने में मदद मिलती है। ये AI की दुनिया में एक गेम चेंजर है। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। AI खुद बेतहाशा डेटा बना भी रहा है और उसे इस्तेमाल भी कर रहा है। ऐसे में डेटाबेस की दुनिया में अगला बड़ा इनकलाब क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।